हेलो एवरीवन। आज संविधान के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने तय किया था कि भारत के संविधान को लगभग 10 भागों में अध्ययन करेंगे। भाग 1 का अध्ययन हमने किया था। आज भारत के संविधान पार्ट 2 के रूप में हम अध्ययन करेंगे और इसमें पार्ट 2 में जो हम अध्ययन करेंगे वह मुख्य रूप से संविधान के भाग एक में जो धाराएं हैं, अनुच्छेद कल हमने बताया था, अनुच्छेद 1 से 4 तक, और भाग 2 जिसमें नागरिकता के अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक। मुख्य रूप से 2 की चर्चा हम करेंगे। हम आपको बताते चले कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसके पहले हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन ऐतिहासिक कारणों से हमने इसे 26 जनवरी 50 को लागू किया। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, उस समय हमने फौरी तौर पे कुछ धाराएं लागू कर दी थी, कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए थे, और जो अनुच्छेद लागू किए थे उसमें नागरिकता, कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस, कुछ निर्वाचन से संबंधित कुछ बहुत थोड़ी धाराएं थीं, और उन धाराओं में नागरिकता की धाराएं जो 5 से 11 तक है, इनकी धाराएं भी शामिल थी जिनको हमने लागू किया था। ठीक, अब पुनः हम आते हैं, भाग 1 से शुरू करते हैं। आपको कल हमने बताया था कि भारत के संविधान को कुल 25 भागों में बांटा गया है। वर्तमान में कुल 470 अनुच्छेद हैं, लगभग कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से 4 और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से 4 है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें मुख्य रूप से जो बात कही गई है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है, किसका नाम भारत होगा, और जिसका नाम भारत होगा वो क्या क्या है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप यहां ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब आप पढ़ते हैं, आप अगर राजनीति विज्ञान के स्कॉलर हैं तो आप पढ़ते हैं तो आप कई बार कहते हैं कि इंडिया क्या है, बोलते हैं फेडरल स्टेट है। कई बार केसी वेयर साहब ने कहा कि इंडिया इज अ क्वेसी फेडरल स्टेट, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं फेडरल स्टेट की वो पूरी तरह से इंडियन स्टेट में नहीं पाए जाते, इसलिए केसी वेयर साहब कहते हैं कि इट इज अ क्वेसी फेडरल स्टेट। अब वो बहस का विषय है जिस पर बाद में किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे, लेकिन हमने यहाँ फेडरल शब्द जानबूझ के यूज नहीं किया। हमारे संविधान में फेडरल शब्द का यूज कहीं नहीं है। कहीं हम नहीं कहते हैं कि भारत एक संघ है, हम कहते हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह राज्यों का एक संघ है। अब यूनियन शब्द, फेडरल की जगह यूनियन शब्द हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद अनुच्छेद 2, 3 और 4, यह क्रमशः ये 2, 3 और 4 जो है वह भारत के संविधान में, भारत के भूभाग में, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या होगा, भारत का राज्य कहाँ तक होगा, कौन से राज्य होंगे, कौन से यूनियन स्टेट्स होंगे, इसको डिफाइन करता है। यह भी डिफाइन करता है कि कोई दूसरा बाहरी राज्य भारत में कैसे प्रवेश करेगा। यह भी डिफाइन करता है कि भारत की संसद भारत में किसी नए राज्य का गठन कैसे करेगी। आप सब जानते हैं भारत में नए राज्यों के गठन का अधिकार सिर्फ संसद को है। यद्यपि अगर किसी राज्य को तोड़ के या 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना है, तो जो राज्य प्रभावित होते हैं उन राज्यों की विधानसभाओं से औपचारिकता बस एक उनका विचार जानने का प्रावधान जरूर है, लेकिन उनके विचार का बहुत मतलब नहीं है। अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो भी भारत की संसद उनके सीमाओं को तोड़ के, उनके भूभाग को तोड़ के या उनका पुनर्गठन करके एक से अधिक राज्य बना सकती है, या 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है। तो क्यों भारत को फेडरेशन शब्द नहीं यूज किया गया, क्यों यूनियन शब्द यूज किया गया? इसीलिए किया गया कि जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है, जैसा अमेरिका है। राज्यों का विनाश नहीं कर सकते, बिना उनकी सहमति के राज्य की सीमा नहीं बदल सकते, राज्य का नाम नहीं बदल सकते, और उसका पुनर्गठन आप नहीं कर सकते। संसद यानी कि केंद्रीय सरकार नहीं कर सकती ऐसा, संविधान इससे रोकता है। लेकिन भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो इसका मतलब है कि हमने फेडरल सिस्टम को जरूर अपनाया, फेडरल स्ट्रक्चर को जरूर अपनाया, लेकिन उसमें हमने अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए हैं। आप सब जानते हैं कि भारत इतनी विविधता का देश है कि अगर पूरी तरह से संघीय व्यवस्था को अपना लिया जाए तो जितनी विविधता है और उन विविधताओं में जितना क्लैशेस है, जितना टकराव है,
यह भारत के यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। इसलिए कहा गया है कि भारत ने दुनिया भर के संविधानों से तमाम प्रावधान लिए जरूर, लेकिन उसको अपने आवश्यकताओं के अनुसार सुधार करके, मॉडिफाई करके और उनको अपने संविधान में अकोमोडेट किया। तो 1 से 4 तक हो गया कि क्या है 1 से 4 तक यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह कहा गया, भारत के राज्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया। और फिर भारत में नया राज्य कैसे बनेगा, नए राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा, सीमाएं कैसे की जाएंगी, इसका उल्लेख है। अब आते हैं भाग 2 पे, जो भारत के संविधान का भाग 2 है, जो नागरिकता का प्रावधान करता है। इसको समझने की जरूरत है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 यह प्रावधान करता है कि कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। अब यहां ध्यान देने की बात है, पहले तो हम यह समझेंगे कि नागरिक क्या होता है। आप जानते हैं नागरिक किसी देश का स्थायी निवासी होता है, और जो स्थायी निवासी होता है उस देश का, उसके पास पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। विदेशी के पास बाकी सारे अधिकार हो सकते हैं, लेकिन उसके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़के पद धारण करने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार, यह सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को प्राप्त होता है। तो किसी देश का जो सिटीजन होता है वह उस सिटीजन के लिए कुछ अधिकारों का सृजन करता है उस देश में, साथ ही साथ कुछ कर्तव्यों का, यानी कि सम राइट्स एंड सम ऑब्लिगेशंस, बोथ आर क्रिएटेड बाय बीइंग अ सिटीजन। अगर आप एक सिटीजन होते हैं तो ये दोनों चीजें आपके ऊपर क्रिएट होती हैं, लागू होती हैं। अब जो अनुच्छेद 5 से 11 है, यह नागरिकता का प्रावधान करता है कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। तो यह प्रावधान करता है कि जब 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया, यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 के पहले जितने लोग इस देश में पैदा हुए वो सब भारत के नागरिक थे। ये इस बात पर विचार किए बिना कि उनके माता पिता नागरिक थे या नहीं थे, इन सब चीजों का प्रावधान करता है। कौन कौन से लोग नागरिक होंगे ये डिफाइन करता है अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11, 5, 6, 7, 8, ये जो 4 अनुच्छेद हैं, ये मुख्य रूप से यह डिफाइन करते हैं कौन कौन नागरिक होंगे। इसी में आपको बताते चले कि जो भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 5 कहता है, आर्टिकल 5, भारत में डोमिसाइल, जो भारत में डोमिसाइल है वो भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, जो पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट हुए। अब ध्यान रखिएगा यहां पे अनुच्छेद 6 इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि जो पाकिस्तान से भारत आए, तो पाकिस्तान से भारत आए उसमें एक डेट दी गई है। क्या डेट दी गई है, 19 जुलाई 1948। इस डेट से पहले जो भारत आए वह भारत के आ गए, भारत माइग्रेट करके। कहां से, पाकिस्तान से। अगर ये पाकिस्तान है और यह इंडिया है, तो जो पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट कर गए, किस डेट के पहले, इस डेट के पहले, इस डेट के पहले अगर माइग्रेट कर गए तो वो भारत के नागरिक हो गए, उसमें फिर किसी प्रश्न की जरूरत नहीं है। अब अगर इस डेट के बाद कोई माइग्रेट किया पाकिस्तान से भारत, तो कहा गया कि 6 महीना मामूली तौर पर वह भारत रहे और 6 महीना के बाद वह एक एप्लीकेशन दे दे और पंजीकरण करा के भारत का नागरिक हो सकता है। तो इस प्रकार, और फिर उसके बाद अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, डिसेंट्स क्या कहता है, आपके पूर्वज, अगर आपके पूर्वज भारत के नागरिक नहीं है तो आप 5-6 की धाराओं को फुलफिल करते हुए भी आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते। यानी कि आपके फोरफादर, आपके माता पिता, दादा दादी, कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे वेरीफाई करना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है, तभी 5 और 6 धाराओं का लाभ आपको मिल सकता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 7 जो फोरफादर्स के बारे में बताता है, इस प्रकार यह धाराएं 5 से लेके 11 तक की धाराओं में भारत में कौन कौन नागरिक होगा इसको डिफाइन किया गया। तो एक तो यह हो गया कि 5 से 11 की धाराएं, और इसी में जो अनुच्छेद 11 है, 5 से जब 11 आप बढ़ेंगे तो 5 से 10 तक तो इस तरह के प्रोविजंस है। जो 11 है वो कहता है कि भारत में पार्लियामेंट को, संसद को नागरिकता के अधिनियम में संशोधन करने का, नागरिकता की धाराओं को बनाने, बिगाड़ने, संशोधित करने सबका अधिकार है। तो भारत की संसद ने सन 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया, और इसके द्वारा
भारत में कौन कौन नागरिक होगा यह डिसाइड किया गया। अब 26 जनवरी 1950 और उसके पहले की स्थिति तो डिसाइड हो गई, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या होगी 26 जनवरी 1950 के बाद और उसके बाद आज तक या आज के बाद, यह 1955 के नागरिकता अधिनियम से ही डिसाइड होता है। और 1955 का नागरिकता अधिनियम है वह कहता है कि नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान होंगे। कहता है जन्म से, डिसेंटी से मतलब आपके माता पिता के रक्त संबंध से, फिर तीसरा क्या कहता है नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिकरण से, पंजीकरण से और आमेलन से, यानी कि किसी दूसरे भूभाग का भारत में विलयीकरण कर लिया जाए। आमेलन यानी कि उसको अपने भाग में मिला लिया जाए। तो 5 चीजें हैं, जन्म से, माता पिता के संबंध से, प्राकृतिकरण नेचुरलाइजेशन से, रजिस्ट्रेशन से, पंजीकरण से यानी और विलयीकरण यानी कि दूसरे क्षेत्र को मिला ले। तो इन क्षेत्रों में कैसे कोई भारत का नागरिक बनेगा, इस पर 1955 की जो नागरिकता अधिनियम है वह डिसाइड करती है। अब आपको यह बताते चले कि जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है इसे कई बार संशोधित भी किया गया है। इसे लेके अब तक 1955 का नागरिकता अधिनियम, उसके बाद 1987, फिर उसके बाद 1992, फिर 2005, फिर 2019। अब थोड़ी सी बात, ये तमाम डिसाइड किया गया। अब थोड़ा आपको बताते चलें कि पहले यह था कि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो भारत का नागरिक है, बिना इस बात पर विचार किए कि उसके माता पिता भारत के हैं कि नहीं है। इसकी वजह से बड़ी समस्या हो गई। तमाम जो रिफ्यूजीज थे या तमाम जो शरणार्थी थे जो भारत में आकर रह रहे थे दूसरे देशों से, वह भारत के नागरिक हो गए। उनके बच्चे जो भारत में जन्म, वो तो भारत के नागरिक नहीं हुए, लेकिन उनके बच्चे जो भारत में जन्म लिए वो नागरिक हो गए। अगर इस बात पर विचार नहीं किया गया कि वो माता पिता भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, तो इस तमाम समस्याएं खड़ी हुई। इसको संशोधित करने के लिए यह संशोधन किया गया कि वह भारत का नागरिक तब होगा जब ईदर फादर और मदर दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होगा, तभी वह बच्चा जो भारत के भूभाग पे जन्म लेता है वह भारत का नागरिक होगा। फिर 92 में ईदर में यह था कि माता पिता में सिर्फ पिता की बात की गई थी। बाद में कहा गया कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के प्रति, तो 92 में यह कहा गया कि माता पिता में दोनों में से अगर कोई भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक हो सकता है बच्चा। फिर इस तरह से तमाम संशोधन हुए। हम अब बात कर लें थोड़ी सी 2019 का जो संशोधन था, यानी कि CAA, जिसे आप CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, मुख्य बातें क्या है आपको बता दें। इसमें मुख्य बातें यह कही गई कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग माइग्रेट करके भारत आए, कब, सन 2014 के बाद जो माइग्रेट करके भारत आए सन 2014 की डेडलाइन रखी गई। अब 2014 के बाद कौन लोग माइग्रेट करके आए, उसमें 6 धर्म के लोगों की बात की गई है। 6 धर्म के लोगों में कौन कौन थे, जैन, बौद्ध धर्म के लोग, हिंदू, पारसी, ईसाई और सिख। जो ये 6 धर्म के लोग थे, ये अगर माइग्रेट करके आए हैं तो इनके बारे में क्या प्रावधान था। अब ये 2014 की डेडलाइन रखी, इसके पहले यह प्रावधान था कि कम से कम 11 वर्ष तक भारत में वो रहे हों तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। पहले यह नियम था 1955 के एक्ट के द्वारा। 1919 में जब 2019 में अमेंडमेंट किया गया तो यह कहा गया कि यह ईयर्स घटा दिए गए। इसी ईयर्स को घटा के 6 वर्ष का किया गया कि अब 6 वर्ष तक अगर कोई है रहता है इन 6, ध्यान रखिएगा, इन 6 में से, तो वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। ही इज एलिजिबल टू अप्लाई भारत की नागरिकता के लिए। अब यहां प्रश्न उठता है कि इसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं था। इसी बात को लेकर तो विरोध हो रहा था। CAA का विरोध किया था मुसलमानों ने कि मुसलमानों की नागरिकता का प्रत्याहरण हो रहा है, यानी कि उनकी नागरिकता को खत्म किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि यह नागरिकता के हरण का अधिनियम नहीं था, यह तो नागरिकता देने का अधिनियम था। हाँ, यह प्रश्न था कि इसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है। तो क्यों नाम नहीं था,
क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों देश मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम बहुल्य देश हैं, जहां की लगभग आबादी 90% से ज़्यादा आबादी मुसलमान है। तो यहां धार्मिक परसिक्यूशन यानी कि धार्मिक उत्पीड़न का कोई प्रश्न नहीं उठता था। तो मुसलमान अपने ही धर्म के देश में क्यों प्रताड़ित होंगे? इसलिए मुसलमानों को बाहर रखा गया और इन 3 देशों में रहने वाले इन अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया था। उनके प्रावधान में जो स्ट्रिक्टनेस थे उसको संशोधित किया गया था। तो इस प्रकार यह जो प्रावधान है वो भाग 1 और भाग 2 यानी भारत के संविधान का भाग 1 और भाग 2 क्या व्यवस्था करता है उसका एक प्रावधान है। हमने आपको भाग 3 और भाग 4 के बारे में बहुत डिटेल स्टडी भी किया था, बताया भी था आपको कि भाग 3 में फंडामेंटल राइट है और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है और भाग 4 क में फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो थोड़ी बहुत चर्चा इस पर कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, इसे समझेंगे। अगर कहीं कोई परेशानी है तो उससे पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।